चैप्टर 13 देख रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके जो सवाल जवाब हैं बोर्ड में आए थे उसको डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके सवाल जवाब देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट भी देखेंगे। पहला है आपको एक एक्टिविटी बतानी है ताकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो प्रोड्यूस हो जब करंट आप पास करें एक सर्कुलर कॉइल में। ध्यान रहे ये 2015 में आया था और सेम तरीके का क्वेश्चन आगे के भी सालों में आया है, तो वो भी आगे आएंगे। मैं आगे वो सवाल आने वाले हैं उनको बताऊंगा आपको। तो यहाँ बहुत ध्यान से देखिएगा कि हमारा एम क्या है। हमारा एम ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, अगर किसी कॉइल या फिर करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, इस तरीके से सर्कुलर कॉइल है और इसमें आपका करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस हो रही है, कहाँ प्रोड्यूस हो रही है, ये आप इस एक्सपेरिमेंट से पता करेंगे। जो अपरेटस आपको चाहिए होंगे इसके लिए, आप तो एक तो ये रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड चाहिएगा, इसमें दो आपके होल्स हैं। उसके बाद आपको एक मोटा कॉपर सर्कुलर कॉइल चाहिए अलग अलग रेडियाई का, और उसमें जितने टर्न्स होंगे वो आपको पता होने चाहिए। की पता होनी चाहिए, बैटरी, रियोस्टेट, स्टैंड चाहिए, आयरन फिलिंग्स चाहिए। आयरन फिलिंग इसलिए क्योंकि आयरन फिलिंग डालेंगे तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी उस डायरेक्शन में वो अलाइन हो जाएंगे। बहुत छोटे छोटे डालने हैं आपको। प्रोसीजर कुछ इस तरीके से है कि ये जो कॉइल है, यहां पर कार्डबोर्ड के अंदर ये जो दो होल बनाए हैं वो इस तरीके से डालिए कि आधा ये ऊपर रहे, आधा ये नीचे चला जाए, राइट। और आधा ऊपर आया, आधा नीचे आया, और ये जो कार्डबोर्ड है उससे नॉर्मल होना चाहिए, यानी कि ये इसके ऊपर लेटा ना हो। देखिए ये ऊपर उठा हुआ है, यानी कि आपका कार्डबोर्ड अगर आपके टेबल पे या जमीन पे रखा हुआ है या किसी भी जगह पे हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है तो ये वर्टिकली ऊपर होना चाहिए। उसके बाद सर्किट को इस तरीके से, ये देखिए ये यूं गया है और यूं करके आया है, तो ये बन गया। उसके बाद आप देखिए ये जो वायर है यहाँ जोड़ दीजिए। ये आपका करंट है, या आपका रेजिस्टेंट है, ये आपका बैटरी है, यहाँ पर की है। ये कार्डबोर्ड जैसे मैंने बताया था, और ये जो गोल सा बनाया है ये सर्कुलर कॉइल है जिसमें करंट हम घुमाएंगे। अब अपने आप जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका सर्कल क्या होगा, वो कैसे बनेगा, वो आप देखिएगा। इसके ऊपर आयरन फिलिंग डालेंगे, अगर ये डायरेक्शन है तो उस डायरेक्शन में ये आयरन फिलिंग जो है अपने आप को अलाइन कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर छिड़क देंगे थोड़ी सी आयरन फिलिंग इस कार्डबोर्ड के ऊपर, और उसके बाद हम यहाँ से करंट भेजना शुरू कर देंगे। हमारे पास बैटरी है, हम करंट वेरी कर सकते हैं रियोस्टेट से, तो यहाँ पर हम करंट भेजना शुरू कर देंगे। जैसे हम करंट भेजना शुरू कर देंगे, ये की को बंद करके हम ये देखेंगे कि जो ये पैटर्न बन रहा है आयरन फिलिंग का, वो कुछ इस तरीके से बन रहा है कि ऐसे गोल 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 करके बन जाएगा। मतलब यानी कि अपने आप जो आयरन फिलिंग है वो अपने आप को अलाइन कर लेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी जगह पे हम अगर कॉम्पास रखें किसी भी पॉइंट पे इस यहाँ पर, तो आप डायरेक्शन देखिएगा इसका। ऑब्जर्वेशन आप ये पाएंगे कि आयरन फिलिंग जो है वो इस तरीके से सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक सर्कल में अपने आप को उन्होंने अलाइन कर लिया होगा। जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है ये अंदर जैसे यहाँ पर छोटे हैं, और जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये और बड़े होते रहेंगे। सेंटर पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर जो लाइनें हैं वो बिल्कुल आपको स्ट्रेट दिखेंगी और परपेंडिकुलर लगेंगी जो प्लेन है उस लूप का। तो कंक्लूजन हम ये ड्रॉ करेंगे कि ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम हो, सभी का सेंटर सेम हो। तो जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है किसी भी पॉइंट पे जो सर्कुलर लूप है करंट कैरी कर रहा है, वो आपको मैग्नेटिक फील्ड बताएगा उसके अराउंड। इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो एक्सिस है उस लूप का वो स्ट्रेट है और परपेंडिकुलर है जो प्लेन है आपके कॉइल का। इसी तरीके से जो जो लाइंस आपकी बन रही है, फील्ड लाइंस बन रही है, वो डाइवर्ज हो रही है। जैसे आप सेंटर ऑफ लूप से बाहर की तरफ आएंगे तो आपको ये डाइवर्ज होती हुई दिखाई देंगी। सोलेनॉइड क्या होता है, किस तरीके से जो करंट कैरिंग, मतलब ऐसा सोलेनॉइड जिसमें करंट हो वो किस तरीके से बिहेव करता है, आपको उसके यूज भी बताने हैं। तो सोलेनॉइड का मतलब ये होता है अगर आप एक कॉइल लें और वो कई टर्न इसमें दे दें, जैसे इंसुलेटेड कॉपर वायर है, और इसको किसी भी इंसुलेटेड बॉडी के ऊपर लगा दें, जैसे कार्डबोर्ड हो गया आपका। इंसुलेटेड मतलब ये कंडक्टर नहीं होना चाहिए। अब इस तरीके से कि इसकी जो लेंथ है ना यहाँ की, इस बोर्ड की, वो इसके डायमीटर से ज्यादा होनी चाहिए। यानी कि ये जो डायमीटर है इसका, इससे ज्यादा इस वायर की लेंथ होनी चाहिए, इस कार्डबोर्ड की लेंथ होनी चाहिए। तो इसको हम सोलेनॉइड कहते हैं। तो जब करंट फ्लो कर रहा है सोलेनॉइड से, तो जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बन रहा है वो
बिल्कुल उसी तरीके से होता है बार मैग्नेट की तरह, जिसकी पोलैरिटी भी फिक्स है, यानी कि नॉर्थ साउथ पोलैरिटी जिसकी फिक्स है। यहाँ पर आप देखिएगा ये जो वायर आप देख पा रहे हैं ये आपका कंडक्टिंग वायर कह सकते हैं, और ये जो आपको दिख रहा है ये आपका एक इंसुलेटेड बॉडी है, सिलेंडर के शेप में है। तो जैसे मैंने कहा फिक्स पोलैरिटी यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल बनेगा उसके एंड पे, और ये जैसे बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है उसी तरीके से अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर सोलेनॉइड है और करंट कैरी कर रहा है, ये पूरी तरीके से बार मैग्नेट की तरह आपको दिखाई देगा। तो जो यूज है इस सोलेनॉइड का, जिसमें सोलेनॉइड में करंट बह रहा है, इसको आप टेम्पररी मैग्नेट की तरह यूज कर सकते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, साथ में परमानेंट मैग्नेट की तरह भी यूज कर सकते हैं इसको। एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड है यहां पर आपको दिखाया जा रहा है। यहां पर आपको बताना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कैसे बनेगी, और साथ में रीजन भी बताना है कि ए, बी और सी इन तीनों पॉइंट में सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्ट्रेंथ पावर कहां पर होगी आपके मैग्नेटिक फील्ड की, और किस जगह पे मिनिमम होगी। यानी कि ए बी सी में आपको मैक्सिमम मिनिमम बताना है आपके स्ट्रेंथ के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड की। तो आप देखिएगा इसकी लाइन किस तरीके से बन रही है। यहाँ पूरी सोलेनॉइड क्योंकि बार मैग्नेट की तरह काम करता है, तो बार मैग्नेट जिस तरीके से बनता है वैसे ही बना दीजिए इसको। तो यहां से जा रही है वो तो सीधी रहेंगी, यहां पर इस तरीके से घूमेंगी, इधर भी इस तरीके से घूमेंगी, ये ठीक, ये आपका हो गया यहां पर। अब इसके अलावा और चीज जो पूछी गई है, देखिए यहाँ पर लाइनें कितने करीब है, यहाँ पर दूर दूर है। तो जितना आप दूर जाएंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी, जितने करीब रहेंगे यहाँ पर उतने ज्यादा रहेगी। तो अगर आप देखें तो जो बाहर की तरफ होगा, मतलब बाहर अगर आप जाएंगे सोलेनॉइड के, थोड़ा दूर जाते रहेंगे तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी। जहां तक एंड्स की बात करें सोलेनॉइड की, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी कि बी वो हाफ हो जाएगी जो अंदर है। तो कहने का मतलब अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूं तो बी पॉइंट पे ये मिनिमम होगी, और ए पॉइंट पे मैक्सिमम होगी। जो सेंटर पे है बहुत ज्यादा होगी, जैसे दूर जाएंगे वो आपकी कम होगी। आपको डायग्राम से बताना है एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल सेटअप जहां पर आप बता सकते हैं या बताना है आपको कि जो फोर्स काम कर रहा है एक कंडक्टर में जिसके अंदर करंट है, जो आप मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं वो बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड में बढ़ेगा जैसी फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, यानी कि फोर्स बढ़ेगा जब फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी आपकी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये जो मैं आपको सवाल बता रहा हूं ये भी कई बोर्ड के पेपर्स में आया हुआ है, तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऐसे ही एक और आने वाला है। तो इसमें क्या करेंगे कि हम ये बताएंगे एम हमारे यहाँ ये है कि जो एक ऐसा कंडक्टर है जिसमें करंट बह रहा है, उस पर जो फोर्स लग रहा है, उसमें जो फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, वो बढ़ेगा जैसे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे आप। एपरेटस इसके लिए जो जरूरत होगी, ये आपका एल्यूमिनियम रॉड है, ये आपका हॉर्स शू वाला टाइप का मैग्नेट है। अलग अलग इसकी इंटेंसिटी लेंगे, पहले थोड़ा हल्का फिर थोड़ा सा और स्ट्रेंथ वाइज बढ़ाएंगे। ये आपका सेल होगा इस तरीके से, ये आपकी की होगी, और जो कनेक्टिंग वायर्स है वो तो खैर आपके होंगे ही होंगे। तो प्रोसीजर क्या होगा, इस सेटअप को आप इस तरीके से लगा देंगे। कैसे कैसे लगा है, ये आपके क्लैंपिंग बोर्ड है, यहाँ पर आपका हॉर्स शू है, यहाँ पर आपकी एल्यूमिनियम रॉड है, ये आपका वायर है, ये आपकी की है, और ये बैटरी है। तो आप प्लग को लगाएंगे और करंट फ्लो करना शुरू होगा इस रॉड में Q से लेकर P तक। ठीक, अब आप देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसको रॉड को, और उसके बाद एक बार की को अनप्लग करिएगा, रिमूव करिएगा इस हॉर्सशू को, और अब इससे ज्यादा इंटेंसिटी का, इससे हायर इंटेंसिटी का मैग्नेट जो है हॉर्सशू का, वो यहाँ पर लगा दीजिए। फिर से प्लग कीजिए की को, फिर देखिए कि ये QP जो है ये रॉड किस तरह से मूव करता है। तो इस तरीके से डिफ्लेक्शन आप रॉड का देखिए कि किस जगह पे मूव करता है। अब क्या करेंगे, जो मैग्नेट है उसको थोड़ा सा करीब लाएंगे, यानी कि ये इंश्योर करने के लिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज्यादा होगी जो पिछला केस है उससे। फिर आप देखिएगा कि मोशन क्या होता है रॉड का, तो इसकी भी दूरी और घटा बढ़ा सकेंगे हम। तो इससे हमें ऑब्जर्वेशन क्या दिखेगा, अगर आप बहुत ध्यान से इसको करेंगे तो हर बार जब भी कंडक्टर मूव देखेंगे आप, तो कंडक्टर मूव करेगा, क्योंकि जैसे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मान लीजिए B1 है, फिर आपने B2 लगाया, B2 जो है वो बड़ी है B1 से, इसी तरीके से B3 लिया, वो B2 से बड़ी है। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती रहेगी, जो कंडक्टर है मूव करेगा पहले से, और ये तब हो सकता है जब कंडक्टर एक्सेलरेट होगा हर टाइम में, जब उस पर फोर्स लगेगा, जिनमें फोर्स जो है होगा मास इंटू एक्सेलरेशन होगा, फोर्स ज्यादा लगेगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, मूवमेंट ज्यादा होगा। यानी कि जब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा या इसको हम इंक्रीज करेंगे, तो रॉड जो है जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा और ज्यादा तेजी से मूव करेगा।
तो कंक्लूजन हम इसमें ये ड्रॉ कर सकते हैं कि जो फोर्स यानी कि एफ काम कर रहा है एक ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट बह रहा है, जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो वो फोर्स बढ़ेगा जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। तो जैसे इसको बढ़ाते रहेंगे फोर्स भी बढ़ता रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, आपको अपने स्टेटमेंट जस्टिफाई करने हैं। पहली चीज तो यह है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके क्लोज कर्व्स होते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये क्या है, ये केवल एक लाइन है, ये कोई ऐसे तो है नहीं कि दिखती है आपको। ये एक पाथ आप बता सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। नॉर्थ पोल से लेकर, इमेजिनरी नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल भी कहाँ होता है, तो हमने इमेजिनरी पोल बना रखा है। तो वो नॉर्थ पोल से अब देखिए कि एक पाथ समझ लीजिए कि नॉर्थ पोल से निकलता है, साउथ पोल में जाके एंटर करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो आपको अंदाजा बता रही है कि किस किस पाथ पे मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर आप आपस में इंटरसेक्ट करेगी तो एक ही पॉइंट पे मैं अगर यहाँ टेंजेंट बना दूं, यहाँ टेंजेंट बना दूं, तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की, वो पॉसिबल नहीं है। तो मैग्नेटिक लाइन जो है वो इंटरसेक्ट नहीं करती है। अगर ये इंटरसेक्ट करती है तो अगर दो टेंजेंट जो आप बना रहे हैं वो आपको क्या बताएंगे, वो अलग अलग डायरेक्शन बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड के एक ही टाइम पे। और कॉम्पास नीडल एक ही पॉइंट पे दो जगह डायरेक्शन में पॉइंट कर रही होगी, जो कि इम्पॉसिबल है, वो हो ही नहीं सकता। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज कर्व इसलिए होते हैं क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस कर्व होते हैं। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर मैं बार मैग्नेट लूं तो यूं करके इस तरीके से बनते हैं। तो ये डाइवर्ज होते हैं, जैसे आप नॉर्थ पोल बार मैग्नेट का ले, मतलब डाइवर्ज मतलब निकलते हैं, नॉर्थ पोल से निकलते हैं और साउथ पोल में जाके घुस जाते हैं, एंटर करते हैं और फिर से इसी लाइन को लेते हुए वो बाहर निकलते हैं। तो अगर आप देखें तो साउथ पोल से लेकर नॉर्थ पोल तक अंदर और नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक बाहर, इस तरीके से काम करता है। आपको एक्टिविटी बतानी है लेबल डायग्राम के साथ, ताकि आप बता सके कि जो करंट कैरी, एक ऐसा कंडक्टर है जो करंट कैरी कर रहा है, वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। आपको रूल भी बताने हैं ताकि आप डायरेक्शन बता सके फोर्स का। तो अगर हम मैग्नेट ना यूज करके मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करेंगे, या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जा सकती है अगर करंट बह रहा है एक स्ट्रेट कंडक्टर में या सॉलिडॉइड में। तो अगर आपको ये बताना हो कि एक एक्टिविटी की मैग्नेटिक फोर्स एग्जर्ट करता है या मैग्नेटिक फील्ड एग्जर्ट करती है फोर्स किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पे, तो उसके लिए ये है। और क्योंकि हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो मैं इसको आगे नहीं बताऊंगा, या फिर इसको आपको एक पहले क्वेश्चन है जिसमें हम काफी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जो रूल है यहां पर हम जरूर बात करेंगे। ये सारा जो एक्सपेरिमेंट है वी हैव डिस्कस्ड इट इन स्ट्रेच, लेकिन अब हम क्या करेंगे कि मैं इसका रूल जरूर आपको बता दूं, है ना। तो रूल जो है, जो डायरेक्शन है फोर्स एक्सपीरियंस, जो एक कंडक्टर है जिसमें करंट बह रहा है और मैग्नेटिक फील्ड में है, जो परपेंडिकुलर है, वो हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से बताते हैं। अब आप क्या करिए, आप पहले लेफ्ट हैंड है मतलब अपना बायां हाथ लीजिए, उसका जो अंगूठा है उसको स्ट्रेच करिए, फोर फिंगर यानी कि पहली उंगली और फिर मिडिल फिंगर उसके बाद वाली उंगली, इन तीनों को इस तरीके से स्ट्रेच करिए। यानी कि अंगूठा यूं होगा, आपकी एक उंगली यूं होगी, एक उंगली यूं होगी, यानी कि ये तीनों जो है 90 डिग्री करीब बनाने चाहिए, मतलब परपेंडिकुलर हो। यदि जो आपकी फोर फिंगर है, ये अंगूठा है आपका, ये फोर फिंगर जो है वो अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आपका डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो ये आपका जो अंगूठा है ये कहाँ पॉइंट कर रहा होगा, ये उसकी जगह पॉइंट कर रहा हो जो आपका फोर्स का डायरेक्शन है, फोर्स जो इस कंडक्टर पे काम कर रहा है ना। तो ये फोर्स आपको बता रहा है किस डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से बताते हैं। क्यों और कब जब एक कंडक्टर जिसमें करंट कैरी हो रहा है इसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। आपको फैक्टर्स भी बता रहे हैं जिसपे डायरेक्शन इस फोर्स का डिपेंड करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन है, कोई भी कंडक्टर उठा लीजिए, इसमें इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं उसी से करंट होता है, लेकिन कन्वेंशनली इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट हम करंट मानते हैं। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही मूव कर सकते हैं, प्रोटॉन तो मूव करते नहीं है, तो जो ड्रिफ्टिंग है फ्री इलेक्ट्रॉन की, मूवमेंट है इस फ्री इलेक्ट्रॉन का किसी कंडक्टर में किसी एक डेफिनेट डायरेक्शन में, वही आपका करंट बनाता है। तो जब ये इस कंडक्टर, इसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो जितने इलेक्ट्रॉन्स आपके इस कंडक्टर में मूव कर रहे हैं वो एक मैग्नेटिक फोर्स, अपने आप उनको एक मैग्नेटिक फोर्स से गुजरना पड़ेगा या वो एक्सपीरियंस करेंगे। इस पूरे फोर्स को कलेक्टिवली अगर हम बात करें, जो कंडक्टर एक्सपीरियंस करेगा, यही फोर्स तब पूरे के पूरे को लगेगा। तो ये जो करंट बह रहा है कंडक्टर में जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे उसको एक फोर्स लगेगा।
जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फोर्स का वो किस पे डिपेंड करेगा, एक तो करंट का क्या डायरेक्शन है, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का क्या है। तो अगर आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लेंगे, सर फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है उससे आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स बता देगा। अगर आपकी जो पहली उंगली है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, दूसरी उंगली जो है जिसे हम फोर फिंगर और मिडिल फिंगर कह रहे हैं वो आपके बी और आई के डायरेक्शन में है, तो जो अंगूठा होगा वो आपको फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। अगला सवाल है किस तरीके से जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की, एक सीधा कंडक्टर है, स्ट्रेट करंट कंडक्टर है, वो रिलेटेड है जो स्ट्रेंथ है करंट का कंडक्टर में, और वो अफेक्ट होता है यदि आप चेंज करें जो फ्लो है डायरेक्शन करंट का इस कंडक्टर में। तो जो स्ट्रेंथ है यानी कि जो पावर थ्रस्ट कह सकते हैं, जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड का एक सीधे सीधे करंट कैरिंग कंडक्टर में वो बढ़ता है जब हम स्ट्रेंथ कंडक्टर जो करंट है कंडक्टर का उसका बढ़ाते हैं घटाते हैं। जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का एक स्ट्रेट, अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को माने, ये रिवर्स हो जाएगा यदि डायरेक्शन जो करंट का है इस कंडक्टर से यानी कि आई इस तरफ बह रहा है तो अलग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, जब आई इस तरफ बह रहा है तो इस तरफ अलग डायरेक्शन में हो जाएगा। और कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो चीज मैंने आपको बताई ये आप आराम से फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है अल्टरनेटिंग करंट की, क्या इसकी वैल्यू है इंडिया में, और क्यों जो अल्टरनेटिंग करंट है वही आपको एडवांटेजियस है, वही ज्यादा बेहतर माना जाता है दूर, अगर आपको दूर भेजना है इलेक्ट्रिक एनर्जी को दूरी के लिए। तो जो फ्रीक्वेंसी है एसी अल्टरनेटिंग करंट की वो है कितने साइकिल एक सेकंड में कंप्लीट हो रहे हैं, यानी कि अगर मान लीजिए इसको मैं इस तरीके से बनाऊं अल्टरनेटिंग करंट को, तो कितने साइकिल ये यहां से यहां तक मान लीजिए 1 सेकंड है, तो कितने साइकिल इसने कंप्लीट किए 1 सेकंड में, इसे ही हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। हिंदुस्तान में, इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है अल्टरनेटिंग करंट की वो 50 हर्ट्ज है, यानी कि 50 साइकिल पर सेकंड, 50 साइकिल ये 1 सेकंड में कंप्लीट करता है ये एसी का जो साइनसोइडल वेव है। इसी तरीके से जो अल्टरनेटिंग करंट है इसको हम ज्यादा बेहतर मानते हैं ज्यादा दूरी पर अगर हमको भेजना है ट्रांसमिशन, क्यों, क्योंकि लॉन्ग रेंज पे जा सकता है, जो पावर इलेक्ट्रिक पावर है उसका जो लॉस होता है वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू अगर आप डीसी में भेजें, डायरेक्ट करंट में भेजें। तो आपको डिफरेंस बताना है एसी और डीसी में, क्यों हम एसी को प्रेफर करते हैं। जैसे अभी हमने पिछले सवाल में देखा 2014 में, फिर 3 मार्क्स में आया था ये, कि अगर हम बहुत दूरी पे भेजना चाहते हैं तो हम एसी क्यों प्रेफर करते हैं करंट को, डीसी क्यों नहीं प्रेफर करते। आपको सोर्स भी बताने हैं डीसी और एसी के। तो डिफरेंस जो एसी और डीसी में है, जो अल्टरनेटिंग करंट है, देखिए अगर मैं इसका इस तरीके से ग्राफ बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बनता है, यानी कि ये अपना डायरेक्शन इधर जा रहा है तो यहां जा रहा है, यानी रिवर्स कर रहा है अपना डायरेक्शन पीरियोडिकली, पीरियड के साथ, एक पीरियड में यहां गया फिर यूं कन्वर्ट कर चेंज हो गया। तो ये अपना डायरेक्शन पीरियोडिकली एक पीरियड के हिसाब से समय में चेंज करता है। डायरेक्ट करंट ऐसा नहीं होता, डायरेक्ट करंट आपका इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट होगा, है ना, यूं होगा, इस तरीके से होगा, यानी कि उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, हमेशा एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा। और एसी जो है वो डीसी के ऊपर प्रेफर की जाती है, क्योंकि ज्यादा दूरी भेजेंगे तो एसी के कारण जो लॉस होता है एनर्जी का वो बहुत कम होता है। और बैटरी जो डीसी सोर्स का आप एग्जांपल ले सकते हैं, जो भी हम सर्किट में बैटरी वगैरह यूज करते हैं ना, इस तरह से दिखाते हैं, वो आपकी बैटरी जो होती है वो डीसी सोर्स होती है। लेकिन एसी सोर्स के लिए जैसे एसी जनरेटर है वो आपका एसी सोर्स होता है, अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करता है। आपको कॉन्सिक्वेंस बताने हैं कि किस तरीके से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। आपने सुना होगा न्यूज में, टीवी में, न्यूज़पेपर में कि आज यहाँ आग लग गई, आज वहां आग लग गई। तो मैक्सिमम जो कारण होते हैं उसका कारण ये होता है कि वहां पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। आपको मेजर कॉज भी बताने हैं आपके ऑफिस बिल्डिंग में जो शॉर्ट सर्किटिंग के कारण हो सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसका अगर आप ध्यान ना रखें तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो देखिए सबसे पहली चीज ये है कि शॉर्ट सर्किट किस किस कारण से हो सकता है। मान लीजिए जो इंसुलेशन है, मान लीजिए ये आपके इस तरीके से वायर है, एक ये है, दो ये है, अगर इसका इंसुलेशन खत्म हो गया, इसका इंसुलेशन खत्म हो गया, तो ये वायर आपस में जुड़ गए। जैसे ही आपस वायर में जुड़ गए तो ये स्पार्क होगी, यानी कि एक वायर दूसरे वायर, मतलब लाइव वायर जो है उसके कांटेक्ट में अगर आ जाता है न्यूट्रल या अर्थ, तो उसके बाद स्पार्किंग शुरू हो जाती है। जो स्पार्किंग है वही आग पैदा करती है। आपको याद है पुराने जमाने में लोग पत्थर घिस के आग निकालते थे, तो थोड़ी सी चिंगारी भी आग पैदा कर सकती है। इसी तरीके से अगर आपका कोई कंडक्टिंग मटेरियल हो गया, जैसे पानी है जो इस सर्किट में गलती से आ गया, मान लीजिए बरसात हो रही है और आपकी सर्किट में, आपके वायर में पानी आ गया, तो अपने आप करंट भी आपको लगेगा और आग भी बन सकती है। देखिए जो भी ऐसी आग लगी है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के कारण आग लगी है, तो वहां कभी भी पानी नहीं डाला जाता है, ध्यान रखिएगा।
जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं वो मान लीजिए जाम हो गए, मान लीजिए आपका मोटर जाम है और मोटर जाम हो गया और आपको पता नहीं है, आप ऊपर ऊपर रहते हैं, ऊपर से आपने मोटर चालू कर दिया, मोटर आपको आवाज तो आ रही है लेकिन वो मोटर जाम है, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो जैम है, अभी चल तो रहा नहीं रहे लेकिन उसके बाद इलेक्ट्रिक पावर तो मिल रहा है, तो एक पॉइंट पे इतना गर्म हो जाएगी कि आग लग जाएगी। इसी तरीके से कि जो कनेक्शन है एक दूसरे का, अगर आपने इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का किसी एक का दूसरे से आप ऐसा कनेक्शन कर दें या वायर जुड़ जाए या गलत कनेक्शन कर दें, ह्यूमन कॉज मतलब हमारी गलती के कारण या नेचुरल कॉज से, हो सकता है कि थोड़ा सा हवा आ जाए, एक वायर दूसरे वायर से टकरा जाए, है ना, ये भी हो सकता है, तो इससे आग लग सकती है। अब क्या है कि मान लीजिए रेटिंग आपको चाहिए 2 एम्पियर की, है ना, एक एग्जांपल ले रहा हूं, और आप जो है 1 एम्पियर का वायर यूज कर रहे हैं, यानी कि 15 एम्पियर में आप 5 एम्पियर का काम ले रहे हैं और 5 एम्पियर में 15 एम्पियर का काम ले रहे हैं, तो जहां पर आप रेटिंग के हिसाब से नहीं काम करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट या तो एक्सेसिव चला जाएगा या फिर यही नुकसान होते हैं जो सर्किट को नुकसान करेंगे और उसके बाद आग लगेगी। आपको एक एक्टिविटी बतानी है ताकि आप बता सकें कि अगर एक स्ट्रेट इस तरीके से कंडक्टिंग वायर है तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी। तो ये हम बहुत तफसील से देख चुके हैं, इसको मैं इस तरीके से बताता हूँ कि यहाँ पर आपने एक सर्किट बनाया है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, एमीटर है, यहाँ पर आपने बैटरी लगाई है, यहाँ पर की है। अब ये जो कार्डबोर्ड है इसको हमने सीधा रखा हुआ है और यहाँ से करंट पास करेंगे तो ये जो गोले हैं इसमें आयरन फिलिंग्स जो है वो अपने आप में घूम के यानी कि इस कॉन्सेंट्रिक सर्कल में जमा हो जाएंगी। इसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं तो इसको मैं थोड़ा सा भी स्किप करता हूँ, इसको जरूर अगर आप चाहें तो पॉज करके पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये हम डिस्कस कर चुके हैं। हमेशा डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में होता है कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल में। अब हम रूल के बारे में बात करेंगे और ये इसके बारे में बात करेंगे, क्या शेप क्या होगा जो करंट कैरिंग कंडक्टर का जिसका मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न रिजेंबल कर रहा है बार मैग्नेट से। तो दूसरा जो पार्ट था वो है राइट हैंड थंब रूल। अब देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज हो रहा है, यहाँ पर रूल जो है ये राइट हैंड थंब रूल ये आपको बताता है कि डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड का। एक स्टेट करंट, अगर एक सीधा एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और उससे क्या बनेगा, तो इसमें राइट हैंड रूल लगाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे कि यदि हम होल्ड करें अपने करंट कैरिंग कंडक्टर को राइट हैंड से इस तरीके से कि जो थंब है आपका वो डायरेक्शन में, मतलब आपका ये थंब है ये इस डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में, तो जो करली फिंगर्स है वो आपके करली फिंगर्स आपको बताएंगे कि जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की इसको हम राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं। जो डायरेक्शन है फील्ड लाइंस की इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये आपका डायरेक्शन इस तरीके से, जो मैं आप पहले भी बता चुका हूँ कि आरएल से लिंक डालेंगे तो डायरेक्शन बन जाएगा। मेन चीज अब यहाँ पर बस है कि करंट सीधा बह रहा है और ये आपका अंगूठा है जो है वो उस डायरेक्शन में है, सीधे हाथ का अंगूठा करंट का डायरेक्शन में है, और जो हाथ जो कर्ल फिंगर है वो आपको बताते हैं कि ये आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो जो तीसरा था उसका उत्तर है सोलेनॉइड। आपको एक्सप्लेन क्या करना है कि जो 2 सेपरेट सर्किट है जिसके हाई पावर रेटिंग अप्लायंसेस है, एक ऐसा हाई पावर रेटिंग अप्लायंसेस है, दूसरा लो पावर रेटिंग अप्लायंसेस है। 2 सर्किट ऐसे क्यों होते हैं आपके घर में, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए 2 सेपरेट सर्किट आपको जरूरी है क्योंकि यहाँ एक 15 एम्पियर का नॉर्मली होता है, 5 एम्पियर का, कहीं कम जरूरत होती है, कहीं ज्यादा जरूरत होती है, कुछ को पावर ज्यादा लगती है, कुछ एनर्जी ज्यादा कम लगती है। तो जो 2 सेपरेट आप देखेंगे आपके डोमेस्टिक या घरेलू वायरिंग में, एक आपका हाई पावर रेटिंग अप्लायंसेस के लिए होता है, दूसरा आपका लो पावर रेटिंग अप्लायंसेस के लिए होता है। तो जो पावर सर्किट है यानी कि सर्किट जो ड्रॉ करेगा हैवी करंट यानी कि 15 एम्पियर मेन से, वो आपका हायर पावर रेटिंग डिवाइसेस जैसे आपके माइक्रोवेव हो गया घर में, ओवन हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, गीजर हो गया, वॉशिंग मशीन, ये सब 15 एम्पियर पे चलते हैं, इसको हम पावर सर्किट कहते हैं। उसके अलावा एक लाइटनिंग सर्किट होता है थोड़ा सा कम, जिसको आप लो पावर रेटिंग कह सकते हैं। ये सर्किट थोड़ा कम करंट ड्रॉ करता है मेन से, और ये आपके लोअर पावर रेटिंग डिवाइसेस जैसे आपके बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, फैन, टीवी, कंप्यूटर, ये सारे आपके 5 एम्पियर पे चल जाएंगे, इसलिए इसको हम लाइटनिंग सर्किट कहते हैं। एक डोमेस्टिक सर्किट है जिसका 5 एम्पियर का फ्यूज है, कितने बल्ब रेटिंग उसकी 100 वॉट और 220 वोल्ट को हम सेफली जला सकेंगे, लगा सकेंगे सर्किट में। तो देखिए इंडिया में जो करेक्ट वोल्टेज है 220 वोल्ट है, वो यहाँ दिया भी हुआ है। अब आप जानते हैं पावर होता है V × I। अब आपके पास वोल्टेज है ना, और आपके पास पावर भी दिया हुआ है 100 वॉट, तो करंट निकाल सकते हैं I = P/V। तो यहाँ पर P/V करेंगे, अगर आप देखिए कि आपको नंबर ऑफ बल्ब एक का पावर जो है वो 100 है ना, आपको N × 100 करेंगे तो सारा पावर आ जाएगा।
तो n इंटू इस पावर की जगह n इंटू 100 लिख देंगे और इस v इंटू आई से इक्वेट कर देंगे। तो v इंटू आई क्या है आपका 220 इंटू आपका 5 एम्पियर। तो n कितना आ जाएगा 5 इंटू 220/100 यानी कि 1100/100 यानी कि 11 आ जाएगा। तो 11 बल्ब आप 100 वाट के लगा सकते हैं इस सिनेरियो में। आपको एक एक्टिविटी बतानी है नेल्स के हिसाब से, नेल्स को लेकर के कि एक एल्यूमिनियम स्ट्रिप पतला सा लिया, एक 12 वोल्ट बैटरी और एक की, ताकि क्या इलस्ट्रेट कर सकें आप, क्या इलस्ट्रेट कर सकें। पहली चीज आपको जो इलस्ट्रेट करना है वो फ्यूज कैसे काम करता है, सवाल ये है बेसिकली। तो हमारा एम है कि किस तरीके से फ्यूज काम करेगा। तो हमारे पास 2 नेल्स हमने ले लिए, यहाँ पर 2 नेल्स हैं, एक कार्डबोर्ड आपने ले लिया और बहुत पतला सा यहाँ से यहाँ तक एल्यूमिनियम स्ट्रिप ले लिया आपने। एक 12 वोल्ट की बैटरी आपने यहाँ ले ली, एक की यहाँ पर हो गया और आपके कनेक्टिंग वायर्स हो गए यहाँ पे। ठीक, ये सिनेरियो बन गया आपका। तो प्रोसीजर इसमें ये है कि दोनों जो आपके नेल्स हैं इसको आप इस कार्डबोर्ड में फिक्स कर दीजिए। एक पतला सा, बहुत पतला सा एल्यूमिनियम स्ट्रिप लीजिए और इसको दोनों नेल्स के इधर इधर आप बांध दीजिए। फिर इसके बाद ये सर्किट है 12 वोल्ट का, यहां से एक करंट आप भेज दीजिए। अगर आपके इत्तेफाक से कोई फैन वगैरह चल रहा हो तो उसे बंद कर दीजिए। अब आप करंट को यहां से शुरुआत करिए और की ऑन करिए और करंट जाने दीजिए। आप देखेंगे कि जो एल्यूमिनियम आपने पतला सा जो स्ट्रिप लगाई है उसको क्या होने वाला है। तो ऑब्जर्वेशन में अगर आप देखेंगे कि ये जो स्ट्रिप है ये थोड़ी देर बाद मेल्ट होकर अपने आप ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। तो कंक्लूजन इससे हम ये ड्रॉ करते हैं कि जब भी करंट फ्लो करेगा एक सर्किट में जहां पर एल्यूमिनियम स्ट्रिप की रेटिंग बढ़ जा रही है, सेफ लिमिट बढ़ जाती है, तो वो गर्म होने लगेगा। इसका मतलब वो ओवरहीट हो जाएगा। इसी कारण जो एल्यूमिनियम स्ट्रिप है वो मेल्ट हो जाएगी और सर्किट ब्रेक हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो बहुत पतला सा एल्यूमिनियम स्ट्रिप जो आपने दो नेल्स के बीच में लगाया हुआ है वो फ्यूज वायर की तरह काम करता है। ये आपको बताता है कैसे फ्यूज काम कर रहा है। एक और इसमें जो दूसरा पार्ट है वो है केबल, एक माइक्रोवेव ओवन की, उसकी 3 वायर्स हैं और उसका इंसुलेशन ब्लैक, ग्रीन और रेड है। आपको सिग्निफिकेंस बताने हैं इन 3 कलर के और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है रेड और ब्लैक के बीच में। 3 वायर्स हैं। तो अब देखिएगा कि जो सिग्निफिकेंस है इंसुलेशन वायर का, अगर जो लाल कलर है वो लाइव वायर है, जो ब्लैक कलर है वो आपका न्यूट्रल वायर है, जो ग्रीन कलर है, हरा कलर है, वो आपका अर्थ वायर है। अब जो लाइव वायर है वो 220 वोल्ट की पोटेंशियल पे होता है, जबकि न्यूट्रल वायर जो होता है 0 पोटेंशियल के पर होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो 220 माइनस 0 यानी कि कितना हो गया 220 वोल्ट। रेड और ब्लैक के बीच में 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। 2013 में जो 2 मार्क्स में आए क्वेश्चन उसमें है आपको बताना है 2 सिचुएशन जो डोमेस्टिक सर्किट, मतलब जो आपके घरेलू सर्किट है उसमें हैजार्ड है, थोड़े से खतरनाक है इलेक्ट्रिकली। तो अगर आप एक ही सॉकेट में बहुत या एक्सटेंशन कॉर्ड लेके बहुत सारे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस लगा देंगे और बहुत देर तक ये करंट ड्रॉ करते रहेंगे और ये करंट की जो सेटिंग है वो, या फिर कहेंगे कि जो करंट की सेटिंग को वो एक्सीड कर जाएगा जो वायर कनेक्ट हुए हैं, तो ये ज्यादा जो करंट बह रहा है वो ये झेल तो पाएंगे नहीं और अल्टीमेटली वो मेल्ट हो जाएंगे और इससे आग पैदा हो सकती है। दूसरा ये है कि जितने जो हमारे इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स हैं आप जो डोमेस्टिक सर्किट में देखते हैं, उससे क्या होता है कि जो पुराने हो गए या जो आउटडेटेड हैं या फिर गलती से लगाए गए हैं या ठीक से जोड़े नहीं गए हैं, ये सारे जो तरीके हैं जो ठीक से नहीं किए गए, उसके कारण से डोमेस्टिक सर्किट में आग लगती है या नुकसान होता है। अगर मान लीजिए जो लाइव वायर है वो न्यूट्रल वायर के साथ टकरा जाए या अगर इंसुलेशन ठीक से नहीं किया जाए तो कोई कहीं ना कहीं स्पार्किंग से हो सकता है कि आग लग सकती है। तो ये सिचुएशंस हैं। एक टैबुलर फॉर्म में आपको डिफरेंस बताना है इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर में। तो इलेक्ट्रिक मोटर ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिक मोटर जो है किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये काम करता है जो मैग्नेटिक इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का। यानी कि जब एक करंट कैरिंग एक कंडक्टर है जिसमें करंट बह रहा है, इसको आप परपेंडिकुलर रखेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और जो डायरेक्शन है फोर्स का उसको हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो बेस्ड है किस पे, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, यानी कि करंट एक कॉइल में इंड्यूस किया जा सकता है यदि हम इसको मूव करें मैग्नेटिक फील्ड में। जो डायरेक्शन है इंड्यूस करंट का उसको हम निकाल सकते हैं
फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से। इलेक्ट्रिक मोटर की ही बात करें तो जो आर्मेचर है इसका वो रोटेट होगा मैग्नेटिक फील्ड में जब इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होगा किसी और एक्सटर्नल सोर्स से, जैसे आपका बैटरी, ताकि कोई मैकेनिकल वर्क आपको मिल सके। लेकिन जब आप आर्मेचर को रोटेट करेंगे, इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात कर रहा हूं, जब आर्मेचर को रोटेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में किसी बाहरी या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फोर्स से, तो यहां पर इलेक्ट्रिक करंट पैदा होगा। इलेक्ट्रिक मोटर की बात हम कर रहे हैं, ये जो स्प्लिट रिंग है इसको हम यूज करते हैं कम्यूटेटर की तरह, जो रिवर्स करेगा जो फ्लो है करंट का डायरेक्शन, और जो फोर्स है डायरेक्शन फोर्स का, जो आर्म पे कॉइल के काम कर रहा है हर आधे रोटेशन पे। तो इसीलिए जो जो कॉइल है वो रोटेट करेगी कंटिन्यूअसली एक डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। और इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात करें तो जो स्लिप रिंग्स हैं वो कनेक्ट करेंगी आपकी अल्टरनेटिंग करंट, और जो स्प्लिट रिंग है कंडक्ट करेंगी जो डायरेक्ट करंट एक्सटर्नल सर्किट में ब्रशेस के थ्रू। दो कॉइल्स C1 और C2, यहाँ C1 और C2 है, इसको रैप किया गया एक नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर से। तो जो आपका C1 है इसको कनेक्ट कर दिया गया बैटरी से और की से, और जो C2 है वो गैल्वेनोमीटर से। जब आप इस की को प्रेस करेंगे तो करंट फ्लो करेगा इस C1 से। आपको ऑब्जर्वेशन बताने हैं गैल्वेनोमीटर में, जब इस के को प्रेस किया जाए, जब करंट इस कॉइल में C1 में स्विच ऑफ कर दिया जाए, जब करंट पास किया जाए कंटिन्यूसली इस C1 में, और आपको ये भी बताना है कि फिनोमेना, इस क्वेश्चन के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो ऑब्जर्व करेंगे वो किस फिनोमेना की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहाँ कौन सा फिनोमेना है ये, और आपको रूल भी बताना है, उसका नाम भी बताना है, ताकि जो डायरेक्शन है करंट का वो आप बता सके इस फिनोमेना में। तो सबसे पहले जब आप की को प्रेस करेंगे, जो गैल्वेनोमीटर जो है नीडल उसको थोड़ी सी देर के लिए मोमेंटरीली एक डायरेक्शन में घूमेगी, बहुत थोड़ा घूमेगी लेकिन घूमेगी। जब करंट, दूसरे का आप जवाब दे रहे हैं, जब करंट जो इस कॉइल C1 में है उसको आप स्विच ऑफ करेंगे तो जो गैल्वेनोमीटर नीडल है वो अगेन एक बार और मोमेंटरीली थोड़ी सी हिलेगी अपोजिट डायरेक्शन में, जो प्रीवियस केस था उसके अपोजिट डायरेक्शन में। इसी की तरह जब करंट जो हम पास करेंगे कंटिन्यूसली इस C1 कॉइल में, तो कोई डिफ्लेक्शन हमको नहीं मिलेगा इस गैल्वेनोमीटर में, क्योंकि कंटिन्यूस फ्लो जा रहा है। ये जो फिनोमेना इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये जो ऑब्जर्वेशन आपने देखे उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? ये ऐसा तरीका, ऐसा प्रोसेस जिसके कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो किसी कंडक्टर के, तो वो इंड्यूस करेगा करंट किसी और कंडक्टर में जो उसके आसपास रखा हुआ है। इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हम यूज करते हैं ताकि हम डायरेक्शन बता सकें करंट का, जो इस फिनोमेना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से बनेगा। आपको करंट के टाइप बताने हैं। जो हाउस होल्ड सप्लाई में यूज करते हैं वो है आपको अल्टरनेटिंग करंट AC, और जो सेल से निकल के आता है, बैटरी से आता है, वो आपका डायरेक्ट करंट यानी कि डायरेक्ट करंट DC। आपको डायरेक्शन बताना है मैग्नेटिक फील्ड का इस केस में। तो आप देखिए ये फोर्स है, यहाँ पर लग रहा है, डायरेक्शन यहाँ लग रहा है, करंट का डायरेक्शन यहाँ है। तो जो अगर ये प्लेन है पेपर या स्क्रीन है, तो ये जो आउटवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अगर लगाएंगे तो आपको यहां मिलेगा। आपको एक एप्लीकेशन बताना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये फिनोमेना जो है इलेक्ट्रिक जनरेटर में यूज होता है। आपको फिजिकल क्वांटिटीज बतानी है, जो इंडिकेशन है, जो आप अगर थंब का डायरेक्शन देखेंगे, फोर फिंगर का, जब हम फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज करते हैं, तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल में जो थंब का डायरेक्शन है वो क्या बताता है? वो डायरेक्शन है मोशन कंडक्टर का। फोर फिंगर बता रहा है आपको डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का। अगर आप अपना सीधा हाथ लें और अंगूठे को आप डायरेक्शन ऑफ या करंट का डायरेक्शन बताएं, तो फिर जो आपकी उंगलियां घूमी हुई है ना, वही आपको डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का बताएगा। एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो अल्फा पार्टिकल है, इसको प्रोजेक्ट किया गया वेस्ट की तरफ और डिफ्लेक्ट किया गया नॉर्थ की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड द्वारा। जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का वो किस तरफ होगा, या टुवर्ड नॉर्थ, टुवर्ड ईस्ट, डाउनवर्ड या अपवर्ड। तो आप इसमें सीधा अपना फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाइए, आप देखेंगे कि ऊपर की तरफ है, अपवर्ड की तरफ है। ये जो मैग्नेट है इनको तीन भाग में डिवाइड किया गया, ABC। अब आपको ये पार्ट बताना है या नेम करना है, बताना है जहां पर स्ट्रेंथ मैग्नेटिक
फील्ड की मैक्सिमम होगी और मिनिमम होगी। किस तरीके से जो डेंसिटी है मैग्नेटिक फील्ड की वो डिफर करेगी इन पार्ट्स पे। तो यहाँ पर देखिए जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होनी जा रही है वो आपके ए और सी में, और जो मिनिमम स्ट्रेंथ है वो बी में है। ए और सी में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो बहुत क्राउडेड होंगी, इस तरीके से आपको दिखाई देगी, बहुत क्राउडेड है। और जब बी पे बिल्कुल स्प्रेड आउट है यूं करके। एक कॉम्पस निडल है, इसको रखा गया एक वायर जिसमें करंट बह रहा है। आपको ऑब्जर्वेशन बताने हैं इन केसेस के, रीजन भी बताना है हर एक केस का। तो जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक करंट का, यदि हमने इंक्रीज कर दिया और जो कॉम्पस निडल है इसको हमने डिस्प्लेस कर दिया वायर से अवे, थोड़ा दूर किया इसको, तो देखिएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर के डिस्टेंस की। तो पहला जो ऑब्जर्वेशन है, जो डिफ्लेक्शन है नीडल का वो बढ़ेगा। रीजन इसका यह है कि जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो एक वायर में जिसमें करंट बह रहा है वो इंक्रीज करता है जब करंट इस वायर में इंक्रीज होगा, यानी कि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई से। दूसरे में ऑब्जर्वेशन देखिएगा, जो डिफ्लेक्शन है कॉम्पास नीडल का वो डिक्रीज करेगा, कम करेगा, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है उस करंट कैरिंग वायर का वो इंक्रीज हो रहा है। इसका रीजन ये है कि जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की वो रिड्यूस होगी, कम होगी जब आप डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे। तो बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। दो मैग्नेट यहां पर हैं, वो आसपास इस तरीके से रखे हुए हैं, आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बतानी है इस पोलर क्यू पे। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि नॉर्थ से निकलती है साउथ पे जाती है, तो नॉर्थ से निकलेगी साउथ पे जाएगी, नॉर्थ से निकलेगी साउथ पे जाएगी, इस तरीके से आपका डायरेक्शन होगा, या फिर कहें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। इसके अलावा आपको जो डिग्री है क्लोजनेस की, व्हाट डज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन नियर दी पोल सिग्निफाई। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजर है तो क्या पता चलता है, दूर है तो क्या पता चलता है। तो जो डिग्री है क्लोजनेस की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, जो पोल्स पे आप देख रहे हैं, ये बताती है कि फील्ड स्ट्रॉन्गर है वहां पर, जहां करीब होगी वह स्ट्रॉन्गर है। यानी कि जो पोल है दूसरे मैग्नेट का, जब हम इसको रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये एक ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जब फील्ड लाइन ज्यादा क्राउडेड या ज्यादा करीब दिखाई देंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन दो मैग्नेट की कुछ इस तरीके से है, यहां पर देखिए आपस में टकरा रही हैं, यहां पर ये इस तरीके से डाइवर्ज होके जा रही है। आपको फिगर बताना है जो करेक्ट पैटर्न फील्ड लाइन का बता रहा है, तो ये सही करेक्ट पैटर्न है, यहाँ कभी भी इंटरसेक्शन नहीं होता है लाइनों का। आपको रीजन भी बताना है और आपको पोल बताना है कौन से हैं जो यहाँ पर फेस कर रहे हैं। अब देखिए कि यहाँ से निकल रही है, इसका मतलब ये नॉर्थ होना चाहिए, यहाँ से भी निकल रही है मतलब यहाँ नॉर्थ होना चाहिए। तो जो फिगर ये वाला है ये आपको करेक्ट पैटर्न बता रहा है फील्ड लाइंस का। इस फिगर में देखिए जो लाइंस है आपस में क्रॉस कर रही है, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे अगर ये क्रॉस कर रही है इसका मतलब एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन है आपके मैग्नेटिक फील्ड के, जो कि पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर हम बात करें तो जो फील्ड लाइंस है वो निकल रही हैं, यहाँ नॉर्थ पोल से यहाँ से भी निकल रही है, तो यहाँ पर भी नॉर्थ होगा, यहाँ पर भी नॉर्थ होगा, ये और ये जो है यहाँ पर साउथ पोलैरिटी होगा, यहाँ पर साउथ पोलैरिटी होगा। शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती है, आपको एक फैक्टर या कंडीशन बताना है जो जो ये पैदा कर सकता है। आपको डिवाइस भी बताना है आपके हाउस होल्ड में या घर में जो सेफ्टी की तरह काम करता है, उसका प्रिंसिपल भी बताना है किस तरीके से वो काम करता है। तो जो शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं जब इलेक्ट्रिक सर्किट एक बहुत कम रेजिस्टेंस, बहुत वेरी लो रेजिस्टेंस मतलब कम रेजिस्टेंस जब फ्लो कर रहा है करंट उसके तरफ, वो उसको दे तो करंट इंक्रीज करेगा बहुत तेजी से हैवीली, और सर्किट जो होगा वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। ये जब होता है जब लाइव वायर जो होता है वो टच कर जाता है न्यूट्रल वायर से। और ये क्यों होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए इंसुलेशन आपका डैमेज हो गया पावर लाइन में, तब ऐसा होता है। इसके लिए जो सेफ्टी मेजर वाला डिवाइस है वो होता है फ्यूज। तो फ्यूज का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये हीटिंग इफेक्ट जो होता है, जूल हीटिंग जिसे हम कहते हैं, जो हीटिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का, यानी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे काम करता है। इस लॉ के कारण जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है रेजिस्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम जिस समय वो करंट फ्लो कर रहा है। तो एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब करंट सर्किट में इंक्रीज करेगा तो जो वायर है जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट है वो मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि हीट जनरेट होगी। इसका मतलब सर्किट ब्रेक हो जाएगा और जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस है और अप्लायंसेस है वो आपके बच जाएंगे। आपको एप्लीकेशन लिखना है राइट हैंड थंब रूल का, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का। तो जो दायां हाथ वाला रूल है
वो ये बताता है कि डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक फील्ड का एक वायर में, और इलेक्ट्रिक करंट अगर स्ट्रेट कंडक्टर में जा रहा है तो अगर वायर को इस तरीके से पकड़ लेंगे, आपका अंगूठा जो है वो करंट की डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपके कर्ल, हाथ के कर्ल का होगा। ऐसे ही फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, वो हमको बताता है कि डायरेक्शन क्या है, फोर्स जो एग्जर्ट हो रहा है एक कंडक्टर में जिसमें करंट बह रहा है, जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर में। इसी तरीके से फ्लेमिंग के जो लेफ्ट हैंड रूल है वो हमको बताता है कि डायरेक्शन क्या है इंड्यूस्ड करंट का एक क्लोज सर्किट में जो रखा गया है एक मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज हो रही है, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर में। आपको डिफरेंस बताना है एसी और डीसी में। क्यों एसी को प्रेफर किया जाता है डीसी से? अगर बहुत दूरी ट्रांसमिशन करना है आपका इलेक्ट्रिक पावर का, आपको सोर्सेज बताने हैं डीसी और एसी के। तो जो डिफरेंस है एसी डीसी में, जो अल्टरनेटिंग करंट है वो रिवर्स होता है, चेंज करता है डायरेक्शन पीरियड के साथ, पीरियोडिकली, जबकि जो डायरेक्ट करंट है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। एसी को प्रेफर किया जाता है डीसी से अगर हमको बहुत दूरी तक इसको पावर को भेजना है, क्योंकि लॉस ऑफ एनर्जी कम होती है इसमें। डीसी सोर्स बैटरी होती है, एक एग्जांपल ले रहा हूं, एसी सोर्स जैसे एसी जनरेटर। दो कॉइल से इंसुलेटेड कॉपर वायर के, उसको हमने वाइंड किया एक नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर में। कॉइल एक जो है उसमें ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स है। आपको ऑब्जर्वेशन लिखना है, यदि इस की को क्लोज किया गया, इसको ओपन किया गया। उसके अलावा और भी है यहाँ पर कि जब आप करंट को कंटिन्यूसली पास करेंगे, आपको फिनोमेना बताना है। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले, तो इसको मैं थोड़ा सा स्किप करूंगा। इसको हम स्किप करेंगे। आपको इफेक्ट बताने हैं इलेक्ट्रिक करंट के, जिसपे जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है वो बेस्ड है। देखिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या क्या है, जूल्स हीटिंग लॉ जो है इलेक्ट्रिक करंट से संबंधित, वो है आपका ये इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट का जो इलेक्ट्रिक फ्यूज पे काम करता है। अब आपको स्कीमेटिक लेवल डायग्राम बनाना है एक डोमेस्टिक सर्किट का, जिसमें प्रोविजन हो मेन फ्यूज का, मीटर का, एक लाइट बल्ब का, सॉकेट का। तो देखिएगा, ये आपका सर्किट है, यहाँ पर एक मीटर है, ये आपका लाइव वायर है, ऑरेंज या रेड होगा, ये आपका मेन फ्यूज है, यहाँ पर आपका फ्यूज होता है। इसी तरीके से ये मेन से आ रहा है, ये न्यूट्रल वायर है, यहाँ पर आपका एक बल्ब लगा हुआ है, यहाँ दो कीज है, ये सॉकेट है। और इस तरीके से आप देखिए, ये इसके ऊपर से वायर गया हुआ है, ये जाके जमीन में चला जाएगा, इसको अर्थ वायर कहते हैं। ये आपका मीटर लगा हुआ है। आपको टर्म बताना है ओवरलोडिंग का एक इलेक्ट्रिक सर्किट में। जब बहुत ज्यादा करंट बहता है एक सर्किट के, जो उसकी कैपेसिटी से बहुत ऊंचा है, जब आप बहुत ज्यादा पावर रेटिंग वाले अप्लायंसेस लगा देते हैं एक ही समय में, उसे हम ओवरलोडिंग कहते हैं। आप इस फिगर को देखिए और बताइए कि आपको स्पेशल नेम देना है जो कॉइल ए है और बी का, जैसे बहुत सारे टर्न्स है एक इंसुलेटेड कॉपर वायर का, तो ये क्या है, इसको हम सोलेनॉइड कहते हैं ना। इसका उत्तर है सोलेनॉइड। दूसरा है आपको नेचर या मैग्नेटिक फील्ड जो ए बी के अंदर बन रही है जब करंट पास होगा, वो बताना है आपको। तो आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। देखिए, सीधी इसके अंदर ना बिल्कुल सीधी सीधी लाइनें आती हैं यूं करके, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इसी तरीके से आपको ये डायग्राम को रिड्रॉ करना है, स्केच करना है पैटर्न मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का है ए बी के थ्रू। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ तो सीधी जाएंगी, यहाँ पर इस तरीके से घुमावदार बनेगी, ऐसे नीचे भी होगा। आपको दो फैक्टर बताने हैं जिसपे जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की जो एबी में प्रोड्यूस होगी वो डिपेंड करती है। तो जो मैग्नीट्यूड है करंट जो इसके अंदर फ्लो कर रही है वो किस पे डिपेंड करती है? एक तो ये है कि जितने बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड, मैंने ये कहा कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, तो एक तो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक करंट का, और कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, आई और एन पे डिपेंड करेगा। इफेक्ट क्या होगा यदि इस एक आयरन कोर को इस जगह पे रख दिया जाए, इस आयरन कोर को यहां रख दिया जाए, तो तब क्या होगा, तो आयरन कोर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। तो इसमें जो 2011 का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से है, इंसुलेशन कवर किस कलर का अर्थ वायर के लिए कन्वेंशनली या ट्रेडिशनली यूज होता है? किस लिए जो एसेंशियल अर्थ वायर है वो हम कनेक्ट करते हैं मेटालिक पार्ट्स के जो अप्लायंसेस है वहां पर हम क्यों कनेक्ट करते हैं इसको? तो उसका उत्तर ये है कि अर्थ वायर के लिए या तो हरा, अर्थ है तो हरा, या येलो कलर इंसुलेशन में यूज होता है। और जो अर्थ वायर है ये बहुत कम रेजिस्टेंस देता है या कंडक्टिंग पाथ देता है करंट के लिए,
और जो पोटेंशियल है किसी भी बॉडी, जो अप्लायंस है उसकी बॉडी को, उसको मेंटेन करता है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, जमीन के हिसाब से। आपने देखा होगा कि जो अर्थ का मतलब ये है कि वो बाकायदा वायर निकल के जमीन के अंदर जा रहा होता है, तो अर्थ वायर ये सेफ्टी मेजर के लिए यूज होता है। आपको आइडेंटिफाई करना है पोल्स मैग्नेट के इन फिगर में। देखिए जहां से भी निकलती है आपकी लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, वो आपका नॉर्थ होता है, और जहां एंटर करती है वहां साउथ होता है, बस ये समझ लीजिएगा। अब देखिए यहां से निकल रही है, इसका मतलब ये नॉर्थ होगा, यहां पर जा रही है, इसका मतलब ये साउथ होगा। ये नॉर्थ साउथ फील्ड लाइन हमेशा इमर्ज करती हैं नॉर्थ पोल से और मर्ज करती हैं, अंदर जाती हैं साउथ पोल में। आपको जो रोल है फ्यूज का एक सीरीज में, किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस अगर इलेक्ट्रिक सर्किट का है, वहां बताइएगा इसका क्या रोल है, और क्यों जो फ्यूज है जिसकी रिफाइंड रेटिंग है इलेक्ट्रिक सर्किट में, वो लार्जर मतलब ज्यादा रेटिंग से आप रिप्लेस नहीं करेंगे या नहीं करना चाहिए। तो फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है जिसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं लाइव वायर के साथ या फिर इलेक्ट्रिक अप्लायंस के साथ किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में। जो बहुत जबरदस्त या हाई करंट आ जाए, जिसे हम पावर सर्ज कहते हैं, तो अगर वो जबरदस्त आ गया तो ये जो वायर है ये मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाएगा। किसके हिसाब से? जो जूल लॉ ऑफ हीटिंग के हिसाब से ये हो जाएगा। तो वो जो भी आपने वायर लगाया है, फ्यूज वायर जिसे कह रहे हैं, वो आपका जल जाएगा उसी समय और मेल्ट हो जाएगा। जलेगा नहीं, मतलब मेल्ट हो जाएगा। तो जो अगर हाई रेटिंग फ्यूज वायर आपने लगाया तो उसकी ज्यादा कैपेसिटी होगी, तो इसका मतलब ये है कि जो करंट है उसको रोकेगा नहीं। कहने का मतलब है कि ज्यादा रेटिंग का मतलब ये है कि वो डैमेज ही नहीं होगा। इलेक्ट्रिक डिवाइसेस है वो आप प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे जो डैमेज हो रहा है या होगा। जो मैग्नेटिक फील्ड है एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर के साथ, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। यदि जो कंडक्टर है उसको आपने ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में पकड़ा या रखा, तो क्या करंट डायरेक्शन होगा करंट का? आपको नाम भी बताना है, स्टेट भी करना है वो रूल, जिससे आप ये डायरेक्शन करंट का बता पा रहे हैं। तो सीधा सा मतलब ये है कि अगर आप जो राइट हैंड थंब रूल यूज करें, तो राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, जो डायरेक्शन है करंट का, यदि वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में हो, यानी कि ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये डायरेक्शन, ये करंट इस डायरेक्शन में हो, और इसको हम निकालेंगे राइट हैंड थंब रूल से। तो अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने हाथ में पकड़े राइट हैंड में, इस तरीके से कि जो आपका अंगूठा है वो किसकी डायरेक्शन में है, करंट के डायरेक्शन में, तो जो कर्ल फिंगर्स होंगी वो उस कंडक्टर के, मतलब जो आपकी उंगलियां घूमी है, वो आपको डायरेक्शन बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का। उसी से आप इसको निकाल सकते हैं। जो सर्कुलर कॉइल्स है ए और बी को आसपास में रखा गया एक दूसरे के। यदि जो करंट है आपका कॉइल ए में, इसको हमने चेंज किया, तो क्या कोई करंट इंड्यूस हो जाएगा आपके कॉइल बी में? आपको रीजन भी देना है। तो उत्तर ये है कि हाँ, जब करंट कॉइल ए में चेंज होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड है लिंक्ड किस कॉइल बी से, वो भी चेंज होगी। क्योंकि देखिए आपने, ये अपने कॉइल है, ये एक कॉइल है, जैसे यहां पर कुछ चेंज होगा तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो यहां पर चेंज होगी, जो इसको भी इफेक्ट करेगी। अगर मान लीजिए गैल्वेनोमीटर यहां लगा हुआ है तो उसमें फेरबदल होगा थोड़ा सा, लेकिन जब चेंज होगा तभी, यहाँ कांस्टेंट चीज होगी तब नहीं होगा। तो जो चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में यहां पर, इसी कारण से एक इंड्यूस करंट आ जाएगा कॉइल बी में। किस तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी किसी पॉइंट पे है, एक सर्कुलर कॉइल जिसमें करंट बह रहा है, वो चेंज होगा यदि हम बढ़ाएं, इंक्रीज करें करंट जो फ्लो कर रहा है कॉइल में, रिवर्स कर दें डायरेक्शन करंट का उस कॉइल में, इंक्रीज कर देंगे नंबर ऑफ टर्न्स, जितने टर्न्स है उस कॉइल में। तो जो मैग्नेटिक फील्ड बी है जो कॉइल के सेंटर में है, वो बढ़ती है यानी इंक्रीज होती है यदि करंट को इंक्रीज किया जाए, जैसे बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ये है ना। रिवर्स हो जाएगी जब रिवर्स करेंगे करंट को, और यदि हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे, राइट, और क्योंकि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न के भी, तो ये बढ़ जाएगी। क्या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी यदि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हैं। आपको फैक्टर बताने हैं जिससे जो फोर्स है का उसका डायरेक्शन, जो या कहें डायरेक्शन, उस फोर्स का जो एक्सपीरियंस किया जा रहा है
एक कंडक्टर जिसमें करंट बह रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड पे रखा हुआ है, वो डिपेंड करता है। कौन कौन से वेक्टर हैं? तो जो डायरेक्शन है, पहला जो फोर्स एक्सपीरियंस एक कंडक्टर है जो करंट कैरी कर रहा है, वो किस पे डिपेंड करेगा? एक तो डायरेक्शन है करंट का, यानी कि डायरेक्शन करंट का, और साथ में डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का, इन दोनों पे डिपेंड करेगा। फिर है किस कंडीशन में जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जा रहा है एक ऐसे कंडक्टर का, एक जो करंट कैरी कर रहा है जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, वो मैक्सिमम हो। तो जब जो डायरेक्शन है करंट का वो राइट एंगल हो जाए, 90 डिग्री हो जाए मैग्नेटिक फील्ड से, तब फोर्स मैक्सिमम होगा। एक प्रोटॉन बीम है, ये मूव कर रही है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अलावा, क्या फोर्स होगा जो इस प्रोटॉन बीम पे काम कर रहा है? तो ध्यान रखिएगा कि क्योंकि डायरेक्शन उस तरीके से बताया गया है, कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं किया जाएगा या एक्सपीरियंस नहीं करेगा प्रोटॉन बीम। एक प्रोटॉन बीम मूव कर रहा है आपके उसी डायरेक्शन में, यानी कि मूवमेंट वही है जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो इनके बीच में एंगल है 0, इसीलिए कुछ भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। एक कॉइल है इंसुलेटेड कॉपर वायर की, इसको हमने गैल्वेनोमीटर में कनेक्ट किया, और क्या होगा यदि एक बार मैग्नेट, इसको हमने पुश किया इस कॉइल के अंदर, यहां से बाहर निकाला, इस कॉइल के मतलब अंदर है था उसे बाहर निकाल लिया, या फिर उसको कॉइल में क्या स्टेशनरी रख दिया। तो बस इसको ध्यान रखिएगा कि जब भी आप मूवमेंट करेंगे, जब भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या फ्लक्स में चेंज होगा, तभी कुछ होगा, तभी करंट आएगा, तभी बाकी चीजें होगी। चीजें स्टेशनरी है, नॉन चेंजिंग है, तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो जब एक बार मैग्नेट को आपने पुश किया कॉइल में, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है उसके साथ जो लिंक्ड है वो चेंज हो जाएंगी, यानी कि इंक्रीज होंगी। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक करंट उसमें इंड्यूस हो जाएगा। अब जो गैल्वेनोमीटर के नीडल है वो थोड़ा सा मोमेंटरीली आपको हिलती हुई दिखाई देगी। दूसरे केस में जब एक बार मैग्नेट को निकाला जाएगा इस कॉइल से, तो मैग्नेटिक फील्ड अगेन जो लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या फ्लक्स कहें, इस कॉइल के साथ वो भी चेंज होगी। तो करंट यहां पर फिर से इंड्यूस हो जाएगा और फिर से आपको डिफ्लेक्शन दिखेगा गैल्वेनोमीटर में। जो डिफ्लेक्शन है वो इसके अपोजिट होगा जो पहला केस है। ये बताएगा आपको कि जो डायरेक्शन इंड्यूस करंट का है वो अब अपोजिट हो गया है जो इंड्यूस करंट इस केस में है। फिर आपका हेल्थ स्टेशनरी इनसाइड द कॉइल, इसमें क्या होगा, जो बार मैग्नेट आप रखेंगे स्टेशनरी कॉइल के अंदर, तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा गैल्वेनोमीटर में। यानी कि मैंने बताया था, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स या नंबर ऑफ फील्ड लाइंस में चेंज नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो ये क्यों? क्योंकि जो कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि स्टेशनरी रखी हुई है। इसका मतलब कोई भी इंड्यूस करंट फ्लो नहीं करेगा इस कॉइल के थ्रू। आपको रूल बताना है ताकि आप डायरेक्शन बता सकें। मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी, एक सीधा स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें करंट बह रहा है, और जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एक फिर से स्ट्रेट कंडक्टर जिसमें करंट बह रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है और जो परपेंडिकुलर है उसके। तो एक एक करके इसको देखेंगे। पहला वाला ये वाला है, तो जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, जो एक सीधे करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड है, वो हम राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। यदि हम उस कंडक्टर को लें और हाथ में पकड़ लें, सीधे हाथ में पकड़ लें, तो जो अगर अंगूठा आपका इस डायरेक्शन में है जिसमें करंट बह रहा है, तो जो डायरेक्शन है आपके उंगलियों की जो आपने घुमा रखी है, वो आपको बताएगी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। दूसरे की बात करें तो जो डायरेक्शन है फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है एक स्ट्रेट करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर समझ लीजिए, एक मैग्नेटिक फील्ड में जो परपेंडिकुलर है, उसे हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से बताएंगे। तो अब क्या करेंगे, हम अपना हाथ को इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे, उंगलियों को, जो अंगूठा है, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर, इसलिए इस तरीके से कि तीनों परपेंडिकुलर हो। यदि जो फोर फिंगर पॉइंट कर रहा है मैग्नेट बी डायरेक्शन में, बी के डायरेक्शन में, यानी कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर जो पॉइंट कर रहा है वो आई के डायरेक्शन में, यानी कि इस तरीके से हम रख रहे हैं। अंगूठा ये है, ये आपका जा रहा है बी, ये आपका जा रहा है आपका आई। तो ये क्या बताएगा आपको, जो फोर्स लग रहा है। देखिए थंब पॉइंट करेगा, वो डायरेक्शन है मोशन का या फोर्स जो कंडक्टर पे काम कर रहा है। आपको एक एक्टिविटी बतानी है ताकि आप डिमॉन्स्ट्रेट कर सकें जो पैटर्न है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, एक स्ट्रेट कंडक्टर जिसमें करंट बह रहा है। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मैं इसको स्किप करूंगा क्योंकि इसमें कुछ आपको करना इस तरीके से है। ये एक सर्किट बना हुआ है, यहाँ पर करंट पास होगा, स्ट्रेट आपका करंट जा रहा है। ये आपका कार्डबोर्ड है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी, तो यहाँ पर आप जो स्प्रिंकल करेंगे आपका कहीं आयरन फिलिंग्स, तो ये गोल 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 इस तरीके से जमा हो जाएगा।
तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चाहे रूल की बात करें तो राइट हैंड थंब रूल इस पे लगा रहे थे, और जो चीज बनेगी इस तरीके से, जो तीसरा सवाल है कि क्या शेप होगा एक ऐसे कंडक्टर का करंट जिसमें कैरी कर रहा है, जिसका मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न रिजेंबल करेगा बार मैग्नेट के, तो उसका उत्तर है आपका सोलेनॉइड। तो इस तरीके से बनेगा। आपको डायग्राम बनाना है ताकि आप रिप्रेजेंट कर सकें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड किसी रीजन में। तो उसके लिए आपको इस तरीके से स्ट्रेट लाइन, इक्विडिस्टेंट लाइन बनानी है। देखिए इनका इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस सब सेम है, तो इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस है जो इंडिकेट करें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको प्रॉपर्टीज बतानी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बी किसी मैग्नेट की, वो कंटिन्यूस लूप बनाती है मैग्नेट के बाहर। ये यहां से अगर हम यू बनाए तो नॉर्थ से निकलती है, साउथ में एंटर होती है, इस तरीके से जाती है। यहां से निकलेंगे, यहां से एंटर होंगी, यहां सीधी रहेंगी। इसका मतलब जब अंदर की बात करेंगे तो ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है, यहां से यहां तक, और स्ट्रेट रहेंगी। जो डिग्री है क्लोजनेस की, मतलब अगर ये इसको करीब बना दिया जाए तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। अगर दूर कर दिया जाए और, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम है। फील्ड लाइन कभी भी आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, क्योंकि अगर क्रॉस करेंगे तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो रहा होगा, जो कि इम्पॉसिबल है। एक एक्टिविटी से आपको बताना है कि ये एक्टिविटी इस तरीके की है कि जो तरीका है इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस करने का एक कॉइल में, जब आप मैग्नेट मूव करें, आपको रूल भी बताना है जो हम यूज करेंगे ताकि डायरेक्शन बता सके इलेक्ट्रिक करंट का, जब जो कॉइल में जनरेट होगा। तो इसके लिए हम एक कॉइल लेंगे ए बी यहाँ पर, जिसका कुछ नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे। उसके बाद कनेक्ट करेंगे जो एंड इसके एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर से। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक बार मैग्नेट है। तो जो बार मैग्नेट है इसको हम इधर ले जाएंगे और वापस लाएंगे। आप देखेंगे कि जब लाएंगे और ले जाएंगे तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में आपको करंट दिखाई देगा या फिर उसका डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर फाई चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स या नंबर ऑफ फील्ड लाइन चेंज होगी, तो इससे करंट इंड्यूस होगा। उसके बाद दूसरा जो उत्तर है, दो सर्कुलर कॉइल्स है पी और क्यू, उसको आपस में रखा गया जहां पर कॉइल पी के पास करंट है। आपको क्या ऑब्जर्व होगा? यदि करंट कॉइल पी में चेंज करेंगे, कॉइल पी में चेंज होगा। यदि दोनों जो कॉइल है मूव करेंगे आप सेम डायरेक्शन में, सेम स्पीड से, तो अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगा, या आप कहेंगे कि करंट जो है कॉइल पी में चेंज होगा, तो जैसे ही मैं करंट चेंज कहीं होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी। इसका मतलब आपके कुछ ना कुछ चीजें दिखाई देंगी। लेकिन अगर दोनों ही चीजें सेम स्पीड से घूम जा रही हैं, तो इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। रिलेटिव मोशन नहीं है तो आपको कोई अंतर नहीं दिखाई देगा। तो ये इसका उत्तर है। इसको आप जरा देखिएगा, यदि एक करंट कॉइल पी में चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, इसमें हम बी और सी देख रहे हैं, तो वो चेंज होगी, तो जो इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेटअप हो जाएगा कॉइल क्यू में। तो इसका मतलब जो रिजल्ट है इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट का कॉइल क्यू में, जो अपोज करेगा चेंज करंट कॉइल पी में। दूसरे केस में जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से आप ले जा रहे हैं, तो उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। इसका मतलब कोई चेंज नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, जो फोर्स एसोसिएटेड है सेकेंडरी कॉइल के साथ। इसका मतलब कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा इस कॉइल में। एक चार्ज पार्टिकल एंटर करता है राइट एंगल इस तरीके से, और ये 90 डिग्री किससे बना रहा है? मैग्नेटिक फील्ड से। क्या नेचर होना चाहिए चार्ज का इस पार्टिकल में? यदि ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ये वर्टिकली डायरेक्शन में जा रहा है इसके मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो क्या होना चाहिए? देखिए आप इसको सीधा अपना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से जोड़िए। जो नेचर है चार्ज पार्टिकल का वो पॉजिटिव होगा, ताकि वो इस डायरेक्शन में जाए। इसको आप इस तरीके से बना के देखिएगा। एक कॉइल है इंसुलेटेड वायर की, उसको कनेक्ट किया गया गैल्वेनोमीटर में। क्या होगा, या क्या आप देखेंगे बार मैग्नेट में, यदि नॉर्थ पोल उसका एक फेस हो और इसको आप एकदम बहुत तेजी से मूव करें, या पास लाएं, या बहुत तेजी से पीछे ले जाएं, या उसके एक फेस के पास रख दें, फिनोमेना आपको बताना है। जो डिफ्लेक्शन होगा गैल्वेनोमीटर में, वो ज्यादा राइट साइड की तरफ होगा पहले केस में। अगर आप उसके तरफ ले जाएं, उससे पीछे खींचे तो ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा अपोजिट डायरेक्शन में, इस केस से ज्यादा। और यहां तीसरे केस में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं, जो इसमें आ रहा है उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं।
दो कॉइल्स ए और बी इंसुलेटेड वायर की उसको आसपास रखा गया। कॉइल ए को कनेक्ट किया गया गैल्वेनोमीटर से, जबकि कॉइल बी को कनेक्ट किया गया बैटरी से की के थ्रू। क्या होगा जब यदि आप करंट पास करेंगे कॉइल बी से, अगर की को प्रेस किया, करंट को स्टॉप करेंगे जब आप रिमूव कर देंगे प्लग को की से, और आपको एक्सप्लेन करना है आपका अपना आंसर जो फिनोमेना इसमें इन्वॉल्व है। तो दोनों ही केसेस में जो गैल्वेनोमीटर थोड़ा सा डिफ्लेक्शन जरूर दिखाएगा एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में। कॉइल ए में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इंक्रीज होगी इस केस ए में, डिक्रीज होगी इस केस बी में। जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा कॉइल ए, जो सेटअप होगा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट आपके कॉइल ए में, इसका मतलब ये है कि ये आपको डिफ्लेक्शन शो करेगा गैल्वेनोमीटर में। इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। हम बहुत सारे सवाल ले चुके हैं इस तरीके के, क्योंकि ये एग्जाम में आता है, इसीलिए इस पर जानना जरूरी है। दो अप्लायंसेस आपको बतानी है जो बेस्ड है जूल्स हीटिंग इलेक्ट्रिक करंट की। तो रूम हीटर और गीजर है आपका है H = I² R2 पे RT पे बेस्ड है ये। एक इलेक्ट्रिक ओवन है 2 किलोवाट का, यानी कि 2000 वाट का पावर इसका ये। पावर रेटिंग इसको ऑपरेट किया गया डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि वोल्टेज, ये आपका वोल्टेज हो गया। करंट रेटिंग इसका 5 एम्पीयर दिया है। क्या रिजल्ट आप एक्सपेक्ट करते हैं आपको बताना है। देखिए करंट क्या होगा, आई पावर होता है V × I, तो आई निकालना है तो P/V यानी कि 2000/220 यानी कि 9.09। करंट रेटिंग जो है सर्किट की है 5 एम्पियर। इसका मतलब ये है कि फ्यूज जो है वो ब्लो ऑफ हो जाएगा। देखिए 5 एम्पियर का है, 5 एम्पियर ही करंट आ रहा है, इसका मतलब पावर सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी। आपको 6 एम्पियर का होता तो बच जाता, लेकिन 5 एम्पियर का है तो ये जल जाएगा। जो फोर्स एक्सपीरियंस है कब एक करंट कैरिंग कंडक्टर का, वो ज्यादा होगा एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर उसको रखा गया है तो देखिएगा इसका उत्तर यह है कि जब लेंथ करंट कैरिंग कंडक्टर का और जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का वो परपेंडिकुलर हो जाए एक दूसरे से, तो फोर्स मैक्सिमम एक्सपीरियंस होगा एक ऐसे कंडक्टर का जिसमें करंट कैरी कर रहा है। एक सर्कुलर लूप है वायर का, वो पेपर प्लेन ऑफ पेपर पे रखा है। अब करंट उससे पास होने दीजिए। इस डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का हम बता सकते हैं जो लूप के अंदर और बाहर है। आपको लॉ भी बताना है जो हम इसमें यूज करेंगे ताकि डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का बता सके। तो यहाँ पर देखिएगा कि एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस R है, इसका सेंटर O है, ये पेपर पे है। आप मान लीजिए करंट I इसमें पास हो रहा है, यहां से जा रहा है, यहां से आ रहा है, ऐसे घूम के। तो हम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का किसी भी पोर्शन में जिसमें एक करंट कैरिंग लेंथ कॉइल है, तो डायरेक्शन जो होगा मैग्नेटिक फील्ड का इस लूप के अंदर वो परपेंडिकुलर होगा इस प्लेन के अंदर की तरफ जा रहा है। और जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का जब बाहर की तरफ आएंगे तो बाहर की तरफ होगा, यानी कि इस प्लेन ऑफ पेपर स्क्रीन को देखेंगे उससे बाहर आ रहा होगा। तो जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड इस सर्कुलर कॉइल के जरिए। ठीक है, सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगे इस मैग्नेटिक फील्ड के एक ही डायरेक्शन में। तो ये एक और पार्ट हुआ आपके सवाल और जवाब का। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।